अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कहानी का उन्वान है पुरइसरार लड़की। कहानी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहा करे। नाम तो उसका गुलाब खान था, लेकिन उसकी सादा तबीयत की वजह से लोग उसे भोला कहकर बुलाते थे। वो गरीब और सादा तबीयत का था। उसका पेशा तांगा चलाना था। ये उन दिनों की बात है जब रिक्शा टैक्सी आम नहीं थी। अब तो तांगे की जगह रिक्शा और चिंगची ने ले ली है और टैक्सी तो ऑनलाइन दस्तयाब है। लेकिन हमारी कहानी तांगे के दौर की है। इस बस्ती का नाम राजनगर था, जो शहर से काफी मील दूर था। भोला भी इसी खूबसूरत सी बस्ती से था। भोला के घर में सिर्फ उसकी बीवी और एक बेटा था जो 5 साल का था। भोला दिन भर शहर से गांव और गांव से शहर अपना तांगा चलाता था और आखिरी सवारी बिठाकर गांव वापस आ जाता था। वो इतना कमा लेता था कि बीवी बच्चों को खुश कर सके। कभी उधार की नौबत नहीं आई। वो मेहनत मजदूरी पर यकीन रखता था। अपने ही गांव के स्कूल में 5 जमात तक पढ़ा हुआ था। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। वो उसे प्यार से मधुबाला एक्ट्रेस पुकारता था। वो थी ही इतनी खूबसूरत, किसी एक्ट्रेस से कम नहीं थी। उसका बेटा भी बहुत प्यारा और गोरा चिट्टा था, लेकिन बेचारा भोला आम शक्लो सूरत का था। उसकी बस्ती काफी बड़ी थी, लेकिन बस्ती वाले काफी प्यार से रहते थे। ज्यादातर मेहनत मजदूरी करते थे और कुछ शहर में कमाने जाते। वो बस्ती दरिया के किनारे वाक़या थी, इसलिए वहां ज्यादातर सर्द हवाएं चलती। शदीद सर्दी की वजह से वहां के अक्सर लोगों का काम चौपट हो जाता था। लोग ज्यादातर सर्दी के बचाव के लिए कोयला और ईंधन जमा करते थे। यही हालात भोला के थे। इन दिनों काफी ठंड पड़ रही थी। काम से फारिग होकर भोला घर आया। उसकी बीवी खाना लेकर आई। सुनो, सर्दी में काफी इजाफा हो गया है। अब कुछ दिनों के लिए काम छोड़ दें। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। मौसम जब सही हो जाएगा तो काम भी चले जाना। भोला खाना खाने लगा। मेरी जान, यही तो दिन है कमाई के। गर्मा में तो धंधा ही चौपट हो जाता है। तुम क्यों फिक्र करती हो? अगर सर्दी से घबरा कर घर बैठ जाऊं तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। वैसे भी काम से थक हार कर जब घर आकर तुम्हारा खूबसूरत मुखड़ा देखता हूं तो सारी थकन दूर हो जाती है। भोला ने अपनी बीवी से प्यार से देखते हुए कहा। जवाबन इसकी बीवी मुस्कुरा दी। वो बहुत देर तक बातें करते रहे। राजनगर एक पसमंदा गांव था। गैस नहीं थी, लेकिन बिजली थी। बस्ती वाले इंतहाई सादा थे। किसी किसी के घर VCR चलती थी और पूरी बस्ती के लोग वहां अपनी पसंदीदा फिल्में देखने जाते। भोला भी अपनी बीवी बच्चों के साथ फिल्म देखने। उसे मधुबाला की फिल्में बहुत पसंद थी, इसलिए वो अपनी बीवी को भी मधुबाला कहता था। लेकिन आज के दौर में तो वो मजे ही खत्म कर दिए। आज तो हर घर में टीवी और मोबाइल है, लेकिन फिर भी लोग अकेले हैं। किताबें छूट गई, हाथों में मोबाइल आ गया। कहाँ रही वो मोहब्बत, वो सादगी, पड़ोसियों का ख्याल रखना। राजनगर गांव के करीब एक जंगल भी था जो दूसरे गांव को राजनगर से मिलाता था। वो एक बहुत सर्द सुबह थी और बारिश भी हो रही थी। सारे रास्ते कीचड़ हो गई थी, जिसकी वजह से भोला तांगे वाले को कोई सवारी नहीं मिली थी। शाम हो गई थी। भोला परेशान दिखाई दे रहा था। लगता है आज खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। वैसे तो वो सूरज ढलते ही वो वापस आ जाता था, लेकिन आज हालात के पेश नजर वो ज्यादा देर तक वहीं रहा। उम्मीद से कोई सवारी मिल जाए, लेकिन फिल वक्त कोई नजर ना आया। रात के 8 बज रहे थे कि एक हिंदू नौब्याता जोड़ा भोला के पास आया। उनके लिबास से वो शादीशुदा लग रहे थे। लड़की 9 उम्र थी और उसके माथे पर सिंदूर लगा हुआ था और एक दुपट्टा भी ओढ़ा हुआ था।
आदाब भाई साहब, हमें शांति नगर गांव जाना है, हमारे पास सामान भी है। काफी देर हो गई है और हमें कोई सवारी भी नहीं मिल रही। एक ने तो हमारी मजबूरी देखकर बहुत सारे पैसों की डिमांड कर दी। आप चलेंगे क्या? भोला तो चाहता ही यही था कि कोई सवारी मिल जाए। उसने मुनासिब किराया बताया। वो जोड़ा खुशी खुशी मान। वो सामान समेत तांगे में सवार हो गए। भोला ने घोड़े को हाँका। मरकजी सड़क से होता हुआ भोला जंगल की पगडंडियों पर दौड़ता चला जा रहा था। लड़का लड़की प्यार की बातें करते रहे, जबकि भोला का ध्यान कच्चे पक्के जगह जगह सड़क उखड़ी हुई थी और कीचड़ अलग से, जिसकी वजह से तांगे के पहिए अटक रहे थे। रात की तारीकी बढ़ रही थी और बारिश की वजह से सर्दी में भी इजाफा हो रहा था। भोला ने गर्म कोट और स्याह चादर ओढ़ रखी थी, लेकिन फिर सर्दी अपना जोर दिखा रही थी। जबकि नौब्याता जोड़ा सर्दी से बेनियाज बातों में मसरूफ था। भोला भी वक्तन फवक्तन उनकी गुफ्तगू में शामिल हो रहा था। 2 घंटे बाद शांति नगर आ गया। भोला सारे रास्ते जान गया था कि इसलिए उसे अंधेरे में दिक्कत पेश नहीं आई। जोड़ा उतरा और किराया अदा करके चले गए। भोला की दहाड़ी लग चुकी थी। उसने घोड़े को हाँका और कहा, चल मेरे घोड़े। गोली की तरह घोड़ा भोला की जुबान समझ गया और सरपट दौड़ने लगा। वापस जाते हुए वो अकेला था। ये सोचते हुए वो काफी डर रहा था। काली रात में जंगल और भी खौफनाक लग रहा था और जंगली जानवरों की आवाजें। भोला के साथ साथ घोड़ा भी खौफ में मुब्तला हो गए। तांगा अब राजनगर गांव की तरफ गामगन था कि अचानक भोला की नजर जंगल में मौजूद पुराने मंदिर पर पड़ी, जिसकी सीढ़ियों पर कोई बैठा हुआ था। अंधेरे की वजह से उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अपने खौफ और रात के अंधेरे के पेश नजर वो वहां जाने से कतरा रहा था, लेकिन उसके अंदर की इंसानियत और रहमदिली उजागर होने लगी। शायद कोई रास्ता भूल गया है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर भोला तांगे समेत मंदिर की तरफ जाने लगा। उसे खौफ भी आ रहा था, लेकिन मदद के जज्बे के तहत वो वहां चला गया। अब उसे सीढ़ियों पर बैठी हुई लड़की के खदोखाल वाज़ेह होने लगे। वो लाल साड़ी में लिपटी जवान साल लड़की थी। बड़ी स्याह चादर ओढ़े उसका चेहरा ढका हुआ था। भोला उसके करीब आया। माफ करना, आप कौन हैं और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी कोई मदद की जरूरत तो नहीं। वो लड़की खामोश रही तो भोला की परेशानी और बढ़ गई। देखो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर आपको कहीं जाना है तो मैं आपको ले जाता हूँ। अगर पैसे नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं। इस दफा भी लड़की खामोश रही। अजीब लड़की है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ये सोचते भोला वापस जाने लगा, लेकिन उसका घोड़ा बहुत डर गया था, जैसे कोई डरावनी चीज देख ली हो। भोला ने इसकी पीठ थपथपाई। हमने तो अपना फर्ज निभाया। शायद घर से भागी हुई लड़की है और अपने साथी का इंतजार कर रही है। भोला घोड़े को देखकर बोलने लगा। घोड़ा हनहनाया। शायद भोला की बातों से इत्तेफाक नहीं कर रहा था। राजनगर तक आते आते आधी रात हो गई थी। घर पर उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी। भोला को आते देखकर वो भागती हुई भोला से चिमट गई। कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, कहाँ थे इतनी देर से? भोला ने प्यार से अपनी बीवी को खुद से अलग किया और माथे पर बोसा दिया। मेरी जान, कितनी बार कहा है, काम की वजह से देर सवेर हो जाती है, तुम इतना परेशान क्यों होती हो? वो जंगल के इस पार वाले गांव शांति नगर की सवारी थी। तुम तो जानती हो शांति नगर कितना दूर है। ये कहता हुआ भोला घोड़े को बांधने लगा, लेकिन घोड़े के
तेवर बदले हुए लग रहे थे। भोला समझा कि शायद काम और सर्दी की वजह से थक गया है, लेकिन बात कुछ और ही थी। दोनों घर के अंदर आ गए। भोला की बीवी खाना ले आई। खाने से फारग होके भोला घोड़े के पास आया, जो अब भी खौफजदा था। घास भी इसी तरह पड़ी हुई थी, थोड़ी सी भी घोड़े ने ना खाई। भोले को घोड़े की कैफियत समझ नहीं आ रही थी। वो अब भी यही समझ रहा था कि वो थका हुआ है, पर सच तो ये है कि घोड़े ने वो देख लिया था जो भोला नहीं देख पाया। भोला का घोड़ा दिन ब दिन कमजोर हो रहा था। घोड़े की ऐसी हालत देखकर भोला बहुत परेशान था। उसकी बीवी ने मशवरा दिया कि इसे किसी अच्छे जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाएं। अगले दिन भोला लारी अड्डे से सीधा शहर में बने जानवरों के अस्पताल गया। डॉक्टर काफी उम्र रसीदा था। उसने घोड़े का मुआयना किया। घोड़े की हालत बदस्तूर पहले जैसी थी। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखकर भोला को दी। मैंने कुछ दवाइयां लिख दी हैं, मगर भोला ने दवाइयों की पर्ची ले ली और हैरत से डॉक्टर की तरफ देखा। मगर क्या डॉक्टर साहब, तवक्को के बाद दवाइयां तो सिर्फ जिस्म पर असर करती हैं, पर आपका घोड़ा शदीद डरा हुआ लगता है। इसने कोई शदीद खौफनाक चीज देख ली है। भोला की परेशानी मजीद बढ़ गई। ये सुनकर मैं समझा नहीं डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने उसे मजीद समझाते हुए कहने लगा, जानवर वो कुछ देख लेते हैं जो इंसानी आंख नहीं देख पाती, जैसे कोई बदरू, आत्मा, साया या कोई आफत। भोला अभी तक ना समझी की कैफियत में था। याद करके बताओ, घोड़े की ऐसी हालत कब से है? भोला कुछ देर तक ख्यालों में खोया रहा। फिर बोला, कुछ दिन पहले घर लौटते हुए काफी देर हो गई थी कि साथ वाले गांव की सवारी को पहुंचाते मैं अपने गांव की तरफ जा रहा था। वहां मौजूद मंदिर की सीढ़ियों पर अचानक मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी जो वहां बैठी थी। मैं तांगे समेत वहां गया, लेकिन हैरत की बात है डॉक्टर साहब, वो लड़की बार बार कहने पर भी मुकम्मल खामोश थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। वापस आया तो घोड़े की हालत ऐसी हो गई। तो जाने पर पता चला वो भोला का बचपन का दोस्त राहील था। राहील फौज में भर्ती हुआ था। सफरी बैग थामे वर्दी में मबलूस राहील के करीब जाकर उसने राहील से पूछा, फिर मुखातब हुआ, पैदल क्यों आ रहे हो? मेरे तांगे पर आ। मैं अभी लारी अड्डा से आ रहा हूँ। राहील बोला। लारी अड्डे तक पहुंचते पहुंचते देर हो गई थी तो मैं पैदल ही निकल पड़ा। गांव की तरफ वैसे भी फौजियों की ट्रेनिंग के बाद पैदल चलना मेरे लिए कुछ नहीं है। जवाबन भोला मुस्कुराया और कहा, अच्छा ठीक है, आकर तांगे में पिछली सीट पर बैठ जाओ। अगली सीट पर एक खातून बैठी है। बेचारी रास्ते में मिली थी तो मैंने उसे तांगे पर बिठा लिया। राहील ने हैरानगी से तांगे की तरफ देखा और कहा, लेकिन तांगा तो खाली है। भोला ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। पीछे वाकई कोई नहीं बैठी थी। अरे अभी तो यहाँ बैठी थी, अब कहाँ चली गई? भोला ने हैरत व परेशानी से कहा, जहां तक मैं जानता हूं भोला एक शरीफ लड़का है, तो फिर ये लड़की? राहील ने तांगे में बैठते हुए पूछा। भोला इसका मजाक समझ गया। अरे नहीं, मेरी तो इससे कोई बात नहीं हुई। खैर चलते हैं गांव की तरफ। ये कहकर भोला तेजी से गांव की तरफ जाने लगा, लेकिन वो शदीद खौफ में मुब्तला हो गया। वो समझ गया था वो लड़की जरूर बदरू थी, जिसे देखकर घोड़ा भी डर गया था। घर पहुंचकर वो थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। उसने घोड़े को बांधा। भोला ने डॉक्टर वाली बात अपनी बीवी को बताई। वो भी फिक्रमंद होगी। वो कुछ देर बातें करते रहे और फिर सो गए। लेकिन अगली सुबह एक क़यामत उनके इंतजार में खड़ी थी। तो वो भोला का घोड़ा मुर्दा पड़ा हुआ था। घोड़े की अचानक मौत पर दोनों मियाँ बीवी सख्त दुखी हुए। अपने प्यारे घोड़े की मौत पर भोला घंटों रोता रहा। उसे भोला ने खुद पाल पोस कर बड़ा किया था। दरअसल पुराने जमाने के लोग जानवरों को भी जान से अजीज रखते और इन्हें अपने घर का हिस्सा समझते थे।
लेकिन आजकल कोई इंसान को इंसान नहीं समझता। इंसान की जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा रह गया है। पैसे के लिए भाई भाई का दुश्मन बन गया है। जानवर तो किसी कतार में ही नहीं आते। सोशल मीडिया के इस दौर में इंसान ने इतनी तरक्की कर ली कि इंसानियत पीछे ही रह गई। वो घोड़ा भोला का जरिया माश का वाहिद जरिया था। घोड़े के सोग में काफी दिन गुजर गए। भोला अब अफसुर्दा रहने लगा था और अब वो तांगा भी नहीं चला सकता था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो नया घोड़ा खरीद पाता। अब वो मेहनत मजदूरी करता, जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता, अपना और बीवी बच्चों का पेट पालता। एक दिन वो गांव के सरपंच, जो बस्ती का सबसे बड़ा बुजुर्ग था, के पास गया। सरपंच जी, मुझे अभी तक अपने घोड़े की मौत का दुख है। उसे तो कोई बीमारी भी नहीं थी, तो यूं अचानक कैसे? और भोला ने डॉक्टर वाली और जंगल वाली बात भी सरपंच को बताई। सरपंच ने उसे दिलासा दिया, देखो बेटा, मौत बरहक है। मेरे ख्याल से डॉक्टर की बात सही थी और ये भी सच है कि इस दुनिया में अच्छी बुरे रूहें, जिन्नात और बदरूहें हैं। इस जंगल में बहुत वक्त पहले एक गांव था जिसमें सिर्फ हिंदू रहते थे। उस गांव में एक अमीर खानदान की लड़की ने दूसरे गांव के लड़के से प्यार के बाद भागकर शादी करने का फैसला किया, क्योंकि इसके घर वाले छोटी जात के लोगों में रिश्ता नहीं करना चाहते थे। लड़की ने भागकर इसी मंदिर में शादी करने का फैसला किया, जो अब खंडर बना हुआ है। लड़की तो आ गई थी, लेकिन लड़का गांव वालों और अपनी बदनामी के डर से नहीं आया। इस पर लड़की को सख्त सदमा पहुंचा और उसने मंदिर में ही खुदकुशी कर ली। शायद के वही बदरू जंगल में भटकती हुई। यहाँ के कई लोगों ने जंगल में रात के वक्त इस लड़की को देखा, लेकिन किसी ने इस बात को फैलाया नहीं। बाकी खुदा ही जाने सच क्या है। शायद तुम्हारे घोड़े ने भी इस पुरइसरार लड़की को देख लिया हो और इसकी हालत खराब हो गई हो। वो नकाब पोश लड़की एक बदरू है। अल्लाह का शुक्र करो कि उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, वरना ऐसी चीजें पीछा नहीं छोड़ती। बेटा, मेरी बात याद रखना, रात के वक्त कभी अकेले जंगल में मत जाना। भोला सरपंच का शुक्रिया अदा करके आ गया। वो सुबह सवेरे ही कुल्हाड़ा उठाकर जंगल निकल जाता और मेहनत करके जिंदगी गुजार रहा था। जंगल काफी वसी था और वाफर मिकदार में सूखी लकड़ियां मौजूद थी, लेकिन इस जंगल में जंगली जानवर भी मौजूद थे। अब गांव वाले उसे भोला लकड़हारे के नाम से जानने लगे। एक सख्त सर्दी के दिन भोला लकड़ियां काटने जंगल में गया। करीबो ज्वार में लकड़ियां काफी कम थी, इसलिए भोला जंगल के अंदरूनी हिस्से की तरफ गया, जहां खतरनाक जानवर पाए जाते थे। वहां काफी लकड़ियां और दरख्त थे। भोला जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि एक ताकतवर रिछ वहां आ गया, जिसकी आवाज सुनकर भोला के औसान खता हो गए। अपनी जान बचाने के लिए वो दौड़ा और घने दरख्त पर चढ़ गया। रिछ भोला को ऊपर चढ़ता देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। रिछ बार बार भोला की तरफ देखकर चिल्ला रहा था। डर और खौफ के मारे भोला की घिघी बंद गई थी। सर्दी में भी उसके पसीने छूट रहे थे। रिछ भी बाज नहीं आ रहा था कि कब भोला नीचे उतरे और उसे दबोच ले। सूरज भी ढल चुका था। आखिरकार तवील वक्त के बाद रिछ अपनी जगह से उठा और गुस्से से धाड़ कर चला गया। भोला भी दरख्त से नीचे उतरा। जब भोला को यकीन हो गया कि रिछ जा चुका तो इधर उधर देखा और वापस की राह ली। रात की तारीखी गहरी हो गई थी। वो शायद रास्ता भी भटक गया था। तभी अचानक एक लड़की सामने नमूदार हुई। साड़ी बांधे इसके चेहरा साड़ी के पल्लू से ढका हुआ था। भोला उसे देखकर बेहद डर गया कि कौन हो तुम? भोला ने डरते डरते पूछा। पहले तो वो खामोश रही, लेकिन भोला के कुल्हाड़ा मारने की धमकी पर उसने अपना घूंघट उलट दिया
उसके घूंघट उल्टने की देर थी कि भोला के औसान खता हो गए। उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया और एक भयानक चीज के साथ ही भोला भाग खड़ा हुआ, क्योंकि घूंघट के पीछे किसी का चेहरा नहीं था, कोई वजूद नहीं था, जैसे हवा के ऊपर घूंघट उड़ा दिया गया हो। भोला खौफ के मारे गिरता पड़ता ठोकरे खाता गांव की तरफ भाग रहा था। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी और गांव पहुंचते पहुंचते दिल की धड़कन मद्धम हो गई थी और शायद रुक गई थी। गांव पहुंचते ही वह मुंह के बल गिर के बेहोश हो गया। उसे हार्ट अटैक हुआ था। फिर जब गांव वालों ने उसे उठा कर देखा, भोला मर चुका था। भोला की मौत के बाद हर किसी ने जंगल के रास्ते जाना छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। मजीद स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।